नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ, लेकिन लगता है कि लोगों का डर भी अनलॉक हो गया है। इसका नतीजा है कोरोना की तीसरी लहर। इसकी चपेट में हरियाणा भी अब आ चुका है। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और सभी मुख्यमंत्रियों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि हरियाणा सरकार कैसे निपटेगी कोरोना के बढ़ते प्रकोप से और कैसे होगा युद्ध कोरोना के विरुद्ध। देश के 8 राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। इसका सीधा असर भी अब नजर आने लगा है। इसके बाद अब राज्य और केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है और हालात इन राज्यों में बेकाबू होते नजर भी आ रहे हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा समेत 8 राज्य शामिल हैं। कोरोना नियंत्रण को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कोरोना के बढ़ते हुए कारणों की पहचान करके बचाव के कदम उठाने के निर्देश दिए और इसी के साथ ही कोरोना की गाइडलाइन को भी सख्ती से लागू करने को कहा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने शादी समारोह के लिए अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत अब हॉल में 50 लोग ही इकट्ठा हो पाएंगे। ओपन स्पेस की अगर बात करें तो वहां पर 100 लोगों की इजाजत होगी। ये नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार जिलों के लिए है और अन्य जिलों में बंद कमरे या फिर हॉल में 100 लोगों को और खुली जगह पर 200 लोगों के इकट्ठा होने की मंजूरी रहेगी। साथ ही ये भी कहा कि हमें सामान्य जनता को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए रणनीति तैयार करने को भी कहा है। सभी को एक ही बार में वैक्सीन दे पाना संभव नहीं है। पहले फेज में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही उन लोगों को वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसके बाद फिर दूसरे फेज में जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद 2 फेज होंगे जिसमें उम्र के हिसाब से वैक्सीन का वितरण किया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या ये तैयारियां काफी हैं या फिर कुछ और ठोस कदम उठाने की अब जरूरत है ताकि कोरोना के अदृश्य राक्षस से निपटा जा सके। आज बड़ा मुद्दा में इसी मसले पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको सुना देते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना को लेकर के क्या कुछ कहा। हम कोविड को और फैलने से रोकने के लिए जितने पर्याप्त प्रबंध हैं वो सब करेंगे, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसके अंदर मास्क का प्रयोग करने की बात है। 1 करोड़ मास्क हम जल्दी इसी सप्ताह के अंदर हम बंटवाएंगे और इसी में एक विषय सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उसका भी एक निर्णय हमने लिया है। 26 तारीख से जितने भी एनसीआर के बड़े शहर हैं, 6 जिले खास करके, उसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार, सोनीपत आ गया। तो इन 6 जिलों में सोशल गैदरिंग के नाते, चाहे वो पारिवारिक है, विवाह शादी है या कोई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक है, किसी प्रकार की गैदरिंग में कोई भी जो हॉल कम से कम जहाँ 100 की संख्या का स्पेस है तो वहाँ 50 लोग ही एकत्र होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और ओपन में अगर करना होगा तो 100 लोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जिलों में किसी इंडोर में करना होगा तो 100 की संख्या तय की है, ओपन में करना होगा तो 200 की संख्या तय की है। तो पहले चरण में जिनके लिए बहुत आवश्यक है, ऐसे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ऐसे सब लोगों को पहले चरण में दी जाएगी ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स की इसमें से बचाव करना, उनको सुरक्षित रखना, यह पहले चरण में किया गया है। ऐसे ही दूसरे चरण में और जो पब्लिक की लाइफ की जो सर्विसेज हैं जो आवश्यक हैं, ऐसे देश भर में इसको तय किया गया है। तीसरे में जो बाकी लोग हैं उनको आयु के अनुसार 2 चरण उसके बनाए हैं। तो 4 ऐसे कैटेगरीज बना करके और ये सारे 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुँचे, ये एक टारगेट है। भारत देश में भी 2 प्रकार की वैक्सीन का निर्माण होकर के उसका ट्रायल चल रहा है। दुनिया के कई देश भी वैक्सीन बना रहे हैं। तो हमारे ट्रायल का 3rd फेज इस समय शुरू हुआ है। बहुत जल्दी 3rd फेज समाप्ति के बाद ये आम नागरिक के लिए भी उपलब्ध हो, तो इसके लिए भी आज योजना रचना बनाने के लिए कहा है। उसके अंदर कैटेगरीज तय करेंगे।
तो हरियाणा सरकार की तरफ से क्या तैयारियां कोरोना से निपटने के लिए की जा रही हैं, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। उसके बाद कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे इसी मसले पर बातचीत होगी। सबसे पहले वो ग्राफिक्स मैं चाहूंगी दर्शकों को दिखाए जाएं, जिसके जरिए दर्शक समझ पाएं। देखिए, युद्ध कोरोना के विरुद्ध और हरियाणा में 1 करोड़ मास्क बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह बयान हम आपको दिखा रहे हैं। जो नियमों की बात अब मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाएगा। 6 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में ठोस कदम उठाए जाएंगे, जहां पर कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा है। ये मुख्य बातें गुरुग्राम, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत और हिसार इन 6 जिलों में शामिल है, जिसमें ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सार्वजनिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर के पाबंदियां लगा दी गई हैं। इस तरीके के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। समारोह को लेकर इंडोर कार्यक्रम में 50 लोगों को मंजूरी दी गई है। अगर इंडोर कोई कार्यक्रम करना है तो 50 लोग उसमें आ सकेंगे। आउटडोर में 100 से ज्यादा लोग शिरकत नहीं कर सकेंगे। अगर आपको आउटडोर में कुछ कार्यक्रम करना है तो उसमें भी संख्या 100 रहेगी। दोनों ही परिस्थितियों में समारोह स्थल की क्षमता दोगुनी होनी चाहिए, यानी कि जितने मेहमान वहां पर आ रहे हैं उनसे दोगुना स्पेस होना चाहिए जहां पर आप कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो देखिए, ये मुख्य बातें जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कही गई हैं कि कोरोना को देखते हुए, स्थिति बिगड़ती देखते हुए अब ये महत्वपूर्ण कदम हरियाणा सरकार उठा रही है। 6 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसमें गुरुग्राम, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और हिसार जिला शामिल है। सार्वजनिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर के पूर्ण तरीके से पाबंदियां। समारोह को लेकर के इंडोर कार्यक्रम में 50 लोगों को मंजूरी दी गई। अगर आउटडोर में कोई कार्यक्रम करना है तो 100 से ज्यादा लोग शिरकत नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मेहमानों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं तमाम मेहमानों से करा देती हूं। प्रवक्ता कांग्रेस के बजरंग दास गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक RN मलिक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट के इस मंच पर। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री आपका रुख करूंगी, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करूंगी। सत्यव्रत जी, मुझे बताइए कि सरकार जिस तरीके से अब कोरोना को लेकर स्थिति देख रही है कि हालात बिगड़ रहे हैं और जो महत्वपूर्ण कदम अब उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो कदम काफी है या नाकाफी है और कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, ये तो समय बताएगा कि और यदि समय विकसित आया तो और भी करेंगे, इसमें कोई लास्ट फाइनल नहीं है। लेकिन ये क्योंकि अब सर्दी और सालों से पहले सर्दी आ गई, हम जानते हैं कि पिछले काफी दिन से हमारे यहाँ सर्दी का प्रकोप विशेषकर दक्षिण हरियाणा में तो दिसंबर के आखिरी तक आता था, लेकिन इस बार नवंबर में ही सर्दी ने दस्तक दी और सर्दी के साथ कोरोना का आक्रमण और थोड़ा तीखा हो गया है। तो इसमें 2 प्रकार की आवश्यकता है, एक सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा सार्वजनिक जन जागरण, जिससे लोग सावधान रहें। तो पहला जो सरकार की तैयारियां हैं वो व्यापक हैं। जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स का निर्माण है, वेंटिलेटर्स की आवश्यकता है, डॉक्टर्स की जागरूकता, उनकी स्वास्थ्य की चिंता, उनके लिए सब चीजें वो पहले से अच्छा होगा और आगे भी चलता रहेगा। दूसरा ये कि पब्लिक की जानकारी और उनकी जागरूकता का जो विषय है जी, ये पिछले काफी, क्योंकि अब बहुत लंबा समय हो गया, सब प्रकार की जानकारियां सबको है, ये तो मान के चलते हैं, लेकिन उसमें आलस्य बरत रहे हैं। चाहे हम सब आप लोग लगाएं या जो इसके का देख रेख जिन एजेंसियों को करनी चाहिए, पिछले काफी दिन में उनमें भी ढिलाई आई है। तो अब इसको हम सबको मिलकर मीडिया के माध्यम से भी, सार्वजनिक संस्थाओं में और बाकी लोगों को भी कि और कानूनी पचड़े पर भी, जिस प्रकार हरियाणा पुलिस ने 30 दिन का विशेष एक मास्क का चालान के लिए योजना बनाई है और उसका असर भी दिख रहा है। सब लोगों के मुंह पर मास्क दिखने लगे हैं और अब ये 3-4-5 दिन का जो समय है। सत्यव्रत जी, लेकिन स्थितियां खराब होने के बाद ही सरकार को सुध क्यों आई? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो जानकारी पहले से थी कि जैसे सर्दी आएगी उस समय इसका प्रकोप बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अचानक या बिगड़ी, तो सर्दी जैसे आएगी कोरोना का प्रकोप बढ़ेगा। ये त्योहार आ रहे हैं सर, ये तो पता था ना, त्योहारों का सीजन है और किस तरीके से ढिलाई बढ़ती गई त्योहारों के सीजन में, लोगों की तरफ से भी लापरवाहियां बढ़ती गई, तो इस तरीके की स्थितियां होंगी। क्या इससे पहले आप वाकिफ नहीं थे? पूजा जी, देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, जब जागरूकता का अभाव था तो सरकार ने बहुत सख्ती की, उस सख्ती के कारण से सब लोगों को जागरूकता भी आई और अनुशासन में, जैसे अनलॉक होता चला गया और गर्मी का प्रकोप हुआ तो कुछ इसमें ढिलाई भी दी गई, ये स्वाभाविक भी है, हम सब की भी
उसमें स्वभाव में ढिलाई आई, लेकिन जैसे इसकी आवश्यकता है तो तुरंत, ऐसा नहीं है कि स्थिति बेकाबू है, जी। स्थिति जैसे ही आगे बढ़ने लगी, कोरोना के केस आने लगे, तुरंत सरकार चलिए एक्शन मोड में सत्यव्रत जी, है। मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। मुझे आवाज आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, स्टूडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, रणवीर लोहान, जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। रणवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपके पास लौटती हूँ। सबसे पहले बजरंग दास जी से एक बार सवाल कर लेते हैं। बजरंग दास जी, किस तरीके से देखते हैं सरकार की तैयारियों को? क्या आपको लगता है कि अभी और ज्यादा ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, या फिर सरकार जिस तरीके से कोरोना की स्थितियों को लेकर के अब काम कर रही है, कहीं ना कहीं चूक हुई है क्या सरकार से? पूजा जी, देखो, कोरोना एक महामारी का रूप ले चुकी है। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार को एक कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कोरोना के मरीजों को अच्छी सुविधा देने की जरूरत है। सरकार सिर्फ एक ढोंग कर रही है कि कोरोना के लिए हमने ये कर दिया, मगर जहां तक आप सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था देखोगे, वहां पर बेड की व्यवस्था देख लिए, चद्दर तक साफ नहीं होती वहां पर। अभी मेरे साथी बोल रहे थे मल्टीनेटर, आज हिसार जिला इतना बड़ा जिला है, वहां पर आज भी मल्टीनेटर की सुविधा हिसार जिले में नहीं है। कोरोना महामारी के समय में आज अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, जिसके अंदर 5 जिले दिए गए हैं मेडिकल कॉलेज को, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, कैथल, 5 जिले के पेशेंट का इलाज अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर हो रहा है, जिसके अधीन 64 लाख नागरिक एक ओनली अग्रवाल के अधीन आते हैं। कोरोना के अंदर जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्था है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी। आज लगभग 8 महीने हो गए, रात दिन सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं कोरोना के समय में नागरिक की मदद कर रही है। जितनी भी धर्मशालाएं, भवन समाज ने बना रखे, छत्ती बरादरी ने, सारे भवन सरकार ने अंडरटेकिंग किए ने। आज लगभग 8 महीने हो गए, अप्रैल से अंडरटेकिंग किए हुए हैं, उनके अधीन है। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, वहाँ कोरोना के पेशेंट ठहरे हुए हैं, वो खाने पीने की व्यवस्था जो है संस्था द्वारा की जा रही है। ठीक है बजरंग दास जी, लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ। पूछना चाहता हूँ पूजा जी आपके पास जी। इसे ये न पूछिए, जो धर्मशालाओं के अंदर जो पेशेंट ठहराए हुए हैं, सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है? सरकार की तरफ कुछ भी व्यवस्था नहीं है। आप हॉस्पिटल में चले जाओगे, सरकारी कितने सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ मूलभूत सुविधा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, और ये क्या करते हैं, फट रेफर कर देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को। ये केस तो ज्यादा खराब है, प्राइवेट हॉस्पिटल का हाल जानते हो, एक बेड का एक दिन का 15,000 रुपए चार्जिंग प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है बजरंग दास जी, आपके इसी सवाल को लेकर मैं सत्यव्रत जी के पास जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले रणवीर जी आप बताइए, सरकार तो कह रही है हम पूरी तैयारी के साथ हैं, तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, और तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कह दिया कि समारोह में जाने वाले लोगों की संख्या को कम कर दिया गया है 6 जिलों में जहां पर कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा है। क्या मानते हैं कि सरकार के लिए आगे बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, या सरकार जो कदम उठा रही है वो कदम ठीक है और कदम उठाने की जरूरत है क्या? रणवीर जी। देखिए पूजा जी, सरकार को बहुत ज्यादा कदम उठाने पड़ेंगे। जब ये कोरोना की महामारी आई थी तो पूरे हरियाणा में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं थे। हाँ। जैसे बजरंग दास गर्ग जी ने अभी बताया कि हिसार में अब कहते हैं कि हमारे पास 14 वेंटिलेटर है, लेकिन कहने को है सिर्फ 3 वेंटिलेटर काम करते हैं। हर रोज वहाँ 8 से 10 लोगों की डेथ हो रही है। अगर वेंटिलेटर हो या 14 के 14 वो चले तो वो 14 में 8-10 जो डेथ है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन उस तरह की ये तैयारियां नहीं कर रहे। ये कहते कि भी आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 50 इंडोर में होंगे, आउटडोर में 100 होंगे, ये खुद रैलियां कर रहे हैं। हाँ। मतलब इस महामारी को फैलाने में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि फैल रही है। सत्यव्रत जी दीजिए जवाब। सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं से आपके जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ पर नहीं है संतुष्ट, और प्राइवेट अस्पतालों का इतना खर्चा है कि एक आम आदमी नहीं उसका भुगतान कर सकता, और आप कह रहे हैं कि पूरे तरीके से हम तैयार हैं, पूरी तैयारियां की हुई हैं, संख्या कम कर देने से क्या हो जाएगा सर?
देखिए, दोनों चीजें हैं। संख्या कम करने से संक्रमण का प्रभाव रुकेगा, पहली बात। और मेरे पैनल पर साथी आ रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद करूंगा। सकारात्मक कुछ सुझाव देंगे तो सरकार को ध्यान में लाएंगे। जो अभी बजरंग दास जी कह रहे थे कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ एक स्वभाव है विपक्ष का। जब किसी भी चीज को आप शून्य करके देखेंगे, सरकार ने निजी अस्पतालों की भी खर्च की सीमा तय की है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और बजरंग जी के पास यदि कोई उदाहरण हो तो जरूर बताना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि हिसार का एग्जाम्पल दे तो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिसार में आप कहते हैं कि 10 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन काम तो 3 वेंटिलेटर्स कर रहे हैं। अभी मैं आऊंगा उस पर, मैं उस पर आऊंगा। पहले बजरंग दास जी ने कहा कि कुछ लोग पैसा ज्यादा ले रहे हैं, यदि इनकी नोटिस में ऐसे हॉस्पिटल को डॉक्टर्स है तो नोटिस में लाना चाहिए। सरकार ने सीमा तय कर रखी है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो हम वेंटिलेटर्स की बात कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स आए हुए हैं। किसी छोटी मोटी ऑपरेशन की उसमें कोई ऑपरेट करने में कोई दिक्कत होगी तो हो जाएगा ठीक, ऐसा नहीं है कि नहीं है हमारे पास। सर, कब ठीक होगी? हिसार में लोगों की जान जा रही है। हिसार के हालात से तो आप जरूर वाकिफ होंगे। क्या हालात हैं हिसार में? हरियाणा में सबसे ज्यादा मौतें, सबसे ज्यादा पेशेंट हिसार के अंदर है, हिसार जिले के अंदर। ये सरकारी उसके ऊपर आज बजरंग दास जी के माध्यम से भी और बाकी आंकड़े भी बताते हैं। सरकार का मामला है, हमें सब देखिए बजरंग दास जी, सरकार रोज आंकड़े पेश करती है, मिलकर चलना है, उससे जानकारियां आती हैं, सबके पास शेयर है, और उस जानकारी के आधार पर ही योजना बनती है, रणनीति बनती है कि किस इलाके में किस प्रकार से काम करके उसको संक्रमण को रोका जाए। आप आज प्योरिटी पर तो हम आश्वासन देते हैं आपको कि आपकी चिंता वाजिब है, आप अनावश्यक जोर न लगाएं। देखिए व्यवस्था हो, आप ये देखिए ओनली हिसार जिले में आपकी क्या व्यवस्था है? 5 जिले, मैं बता रहा हूँ, 5 जिले, हिसार, फतेहाबाद, सरसा, भिवानी, कैथल, 5 जिले का हेडक्वार्टर अग्रवाल मेडिकल कॉलेज है। आप यूँ बताइए, हिसार जिले के अंदर आपने क्या व्यवस्था की है? अग्रवाल मेडिकल कॉलेज वो एक प्राइवेट संस्था ने बनाया 217 एकड़ में, वो तो रात की सेवा कर रही है। और उसके साथ साथ अग्रवाल धाम 30 एकड़ के अंदर है। आज 8 महीने से हमने अग्रवाल धाम के अंदर कोरोना के पेशेंट के लिए 250 कमरे संस्था सरकार को दे रखे हैं। आप यहाँ पे इसको ठहराओ, हर प्रकार की व्यवस्था धाम की तरफ से, खाना, नाश्ता, चाय, हर प्रकार की व्यवस्था 30 एकड़ के अंदर की हुई है। इसी प्रकार जितनी कुमार धर्मशाला है, गुज्जर धर्मशाला है, अग्रवाल धर्मशाला है, पंजाबी। सत्यव्रत जी जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं आर्यन मलिक जी का रुख करूंगा ना जी। आप इनको चुप करेंगे तो बजरंग दास जी एक बार जवाब सुन लीजिए। सवाल आपने पूछ लिया, अब जवाब सुन लीजिए एक बार जी। देखिए बजरंग दास जी, जिस सामाजिक संस्थाओं का आप अपने ऊपर लेकर कह रहे हैं वो आपकी बपोती नहीं है, ये आप बिल्कुल स्पष्ट मान लीजिए। ये समाज की संपत्तियां हैं। आप सुनिए, आप इस बात को आप सुन लीजिए, आप बात करो, आप अनावश्यक बात मत करो, आप अनावश्यक बात मत बढ़ाओ। ये आपकी बपोती नहीं है, ये इनमें सरकार का भी पैसा लगा है, जन सामान्य का भी पैसा लगा, और इस प्रकार की अवस्थाओं में समाज के पैसा जहाँ लगता है उसका उपयोग समाज हित में किया जाता है। और सरकार ने अपने स्तर पर 1200 करोड़ का पैकेज दिया है। आप अनावश्यक क्यों बिलो रहे हो? दे रखे हैं नहीं, वो संस्था, अरे क्या आपने दे रखे हैं? क्या संस्था है उसका मैं हमारी संस्था क्या संस्था हुई? समाज का काम है ये। आपकी बपोती है क्या? नहीं, आपकी बपोती है क्या? ये बपोती नहीं है। चलिए ठीक है, दोनों के पास लौटती हूँ वापस। आर्यन मलिक जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं। लौट रही हूँ आप दोनों के पास, लौट रही हूँ। अगर इस तरीके से डिबेट करेंगे तो मुझे लगता है दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे, और कुछ सकारात्मक प्रोडक्टिव जो इस डिबेट से निकलना चाहिए वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। आप दोनों मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बात सुन लीजिए। आर्यन मलिक जी, आप राजनीति की बेहतर तरीके से समझ रखते हैं। कांग्रेस का प्रवक्ता बजरंग दास जी, सत्यव्रत जी, रुकिए, लौट रही हूँ आपके पास, थोड़ा सा सब्र कीजिए। लौट रही हूँ, दोनों के पास लौट रही हूँ। आप सुनिए, आप तमाम मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप अपनी बात रख रहे थे तो सब लोग आराम से सुन रहे थे। अब आर्यन मलिक जी से उनका रिएक्शन लेने दीजिए। आप इसको पूरी रिपोर्ट करके आज सारे के सारे वेंटिलेटर वहाँ चालू मिले, और सरकार के स्तर के ऊपर जो डॉक्टरों की। ठीक है, लौट रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। लौट रही हूँ आपके पास। आर्यन मलिक जी,
आप राजनीति की बेहतर तरीके से समझ रखते हैं और यहाँ पर रिएक्शंस भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन आम जनता का क्या? आर्यन मलिक जी, सफर तो आम जनता करती है ना। कोरोना की तीसरी लहर देखी जा रही है और स्थितियां किस तरीके से बेकाबू होती जा रही हैं। ऐसे में इस विषय पर, इस संवेदनशील मुद्दे पर जो कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इस पर राजनीति की जा रही है, क्या रिएक्शन आपका? देखो जी, ये तो राजनीतिक है, राजनीतिक करेंगे, ये तो इसके ऊपर ज्यादा नहीं कहना चाहिए। इस तरह लड़ रहे हैं जैसे कोई एमएलए का इलेक्शन है 2-4 दिन, और हमारे इस प्रचार से बहुत फर्क पड़ेगा। रूलिंग पार्टी कहेगी सब कुछ ठीक है, अपोजिशन पार्टी कहेगी कुछ भी ठीक नहीं है। सच्चाई बीच में होती है। देखिए, ये हमारा जो कोरोना को कंट्रोल करने का सिस्टम था, ये शुरू से ही अध कच्चा पक्का रहा है। ये आप देखिए, ये जो भी कोरोना के बारे में असली गाइडेंस कौन देता है? वो देता है एपिडेमियोलॉजिस्ट। किसी सरकार ने एक ऐसी कमेटी नहीं बनाई, एडवाइजरी कमेटी, जिसमें डॉक्टर्स हो। डॉक्टर्स दो किस्म के होते हैं, एक तो जो इलाज करते हैं, एक जो बीमारी की रोकथाम करते हैं। बीमारी की रोकथाम करते हैं, एक तो उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक पब्लिक हेल्थ इंजीनियर। इन तीनों को किसी चीफ मिनिस्टर ने, ना भारत सरकार ने अपनी सलाहकार समिति में नहीं रखा। वो जो ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर गुलेरिया है, एम्स के डायरेक्टर है, इनकी चली है, उनको नजदीक आने ही नहीं दिया। ये सबसे बड़ी कमी रही। ये काम एपिडेमियोलॉजिस्ट का था, वो बताता सरकार को आप ये कदम उठाइए। और हरियाणा सरकार में अब तक ऐसी कोई कोरोना को रोकने के लिए एडवाइजरी कमेटी अब तक बनी ही नहीं है। इसलिए मैं सत्यव्रत जी से कहूंगा, अगर आप हमारे सुझाव सीएम तक आपकी पहुंच हो तो उनको को सबसे पहले एक कमेटी बनाए, एडवाइजरी कमेटी डॉक्टर की। उसमें आईएएस ऑफिसर वगैरह भी लेने हो लो, लेकिन जब तक वो डॉक्टर्स की एडवाइजरी कमेटी नहीं होगी, आप कामयाब नहीं होंगे। दूसरी बात, अब देहात में कोरोना बिल्कुल नहीं, वहां कुछ और हवा फैली हुई है। वो कहते हैं ये कोरोना सब बकवास है, ये तो जुकाम का नाम कोरोना रख दिया, हमारे देहात में किसी को हुआ ही नहीं जी। उसके खिलाफ भी एक प्रचार की जरूरत है। अब की बार प्रचार कोरोना के बारे में सारी सरकारों में बहुत कम रहा है, जबकि स्वच्छ भारत अभियान का जो आर्यन मलिक जी, एक छोटा सा सवाल इसी मुद्दे पर आपसे पूछना चाहूंगी। त्योहारों का सीजन रहा, आपने देखा किस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी सड़कों पर। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कमी रही? हम अक्सर देखते हैं बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, एडवर्टीजमेंट्स की जाती हैं अपनी सफलताओं को लेकर, लेकिन क्या त्योहार के सीजन में आपने इस तरीके की कोई जागरूकता फैलाने वाली एड्स, कोई इस तरीके की होर्डिंग्स आपने देखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ, जो स्वच्छ भारत अभियान का जिस लेवल का कैंपेन चला था ना भारत सरकार ने, और उसका लोगों पर बहुत असर हुआ था जी। उस लेवल का कोरोना के खिलाफ ऐसा अभियान चला ही नहीं। देखिए, जितने आदमी, पहली बात तो ये है कि अब एक वक्त था जो सारे देश में 90,000 95,000 कोरोना केस डेली रिपोर्ट होते थे जी। अब वो 35,000 पर आ गए। जब 90,000 थे, जब भी हरियाणा का 2,500 2400 होता था, अब वो 35,000 है, तब भी हरियाणा का कोई 3500 के करीब हो रहा है। कभी 3,000, कभी 2700, कभी 3200। सिर्फ 2 स्टेट ऐसी हैं, बाकी हम सब में कोरोना केस घटे हैं, एक दिल्ली में, एक हरियाणा में। अब हरियाणा में, दिल्ली से, हरियाणा में कोरोना आता है दिल्ली से। बहुत लोग हरियाणा के डेली दिल्ली में जॉब करते हैं, सब्जी मंडियों में जाते हैं, वहां से लेके ये कोरोना आते हैं, वो आगे फैलता है। इन लाइंस के ऊपर सरकार ने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि इस कोरोना को दिल्ली से कैसे रोका जाए। और हरियाणा में जिन जिलों के अंदर बिल्कुल कोरोना नहीं था, फॉर एग्जाम्पल रेवाड़ी जिला है जी, इसका बहुत दिन तक 0 रहा है, 0, एक भी कोरोना केस नहीं बिल्कुल था। बिल्कुल। बाद में ये नूह से पहुंचा वहां पर। तो उस वक्त अगर जिन डिस्ट्रिक्ट में कोरोना नहीं था, उनकी बाउंड्री सील कर देते तो वो सारे जिले आज तक बचे रहते। आर्यन मलिक जी, सरकार ने अभी भी 6 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा है, उसको लेकर के एडवाइजरी जारी की है। जो बाकी जिलों के लिए, आर्यन मलिक जी, जो बाकी जिलों के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया, क्या आपको लगता है ये भी बहुत बड़ी चूक हो सकती है? ये इन्फॉर्मेशन पहले अखबार में आती थी डेली, अब नहीं आती कि अगर टोटल केस है 3300 और जिलावार कितने हैं,
अब वो जिलावार केस देने बंद कर दिए। वो थोड़ा जो गुड़गांव में हम अखबार पढ़ते हैं, वो गुड़गांव में दे देगा आज 838 हुए, फरीदाबाद के इतने हुए, बाकी जिलों का हमें नहीं पता लगता। जी दूसरी बात, सारे केसेस की ये पक्की बात है, मैंने बिल्कुल वेरीफाई कर लिया, अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। जितने दिखाते ना इतनी डेथ हुई है, डेथ उससे कहीं ज्यादा हो रही है। ठीक है, आर्यन मलिक जी, एक बार सत्यव्रत जी से जवाब ले लेते हैं, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है। एक छोटा सा रिएक्शन सत्यव्रत जी, आप जल्दी से इस पर अपना रिएक्शन दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है अच्छे सुझाव हैं, आपको इस पर विचार करने की जरूरत है। जरूर जरूर। आर्यन मलिक जी ने जो सुझाव दिए हैं कि एक एडवाइजरी कमेटी का गठन होना चाहिए और किस किस श्रेणी के कितने लोग उसमें रहना चाहिए, अच्छा सुझाव है। हम सरकार को इनका सुझाव भी देंगे। और जिस प्रकार जी, दूसरा सुझाव ये है कि देखिए जितने आदमियों को कोरोना हो रहा है ना, वो सीएम साहब के भी हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी का कोरोना हुआ था, ये मानेंगे आप भी। कोरोना उस आदमी को होगा जिसने 3 चीजों में से, 3 हिदायतों में से किसी एक का पालन नहीं किया। या तो उन्होंने मास्क नहीं लगाई, या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, या जब घर आए तो उन्होंने हाथ नहीं धोए। मुख्यमंत्री जी ने भी इन तीनों हिदायतों में किसी एक की पालना नहीं की, तब उनको कोरोना हुआ है। जी जी। अगर ये जो दिल्ली ने किया ना, अब जो 2000 रुपए जुर्माना किया जी, कि जो मास्क नहीं लगाएगा 2000 रुपए जुर्माना, ये अगर भारत सरकार शुरू कर देती तो आज कोरोना के केस हिंदुस्तान नहीं ये बात, लेकिन हरियाणा सरकार तो अभी भी इस बात को कह रही है कि 2000 रुपए जुर्माना करने से क्या होता है, नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या होता है। आर्यन मलिक बहुत जी, फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। 2000 नाम दे के बिना मास्क के कोई नहीं आएगा। अब देखिए लोगों के अंदर, लोगों को डराने की जरूरत है या समझाने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। दोनों चीजें, प्रचार भी और सख्ताई भी जी, दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। ठीक है। ये बड़ी अच्छी काम किया हरियाणा सरकार ने, शादियों में संख्या कम कर दी। लेकिन आप देखो शहर में तो खरीद होती है, रोहतक में जैसे कच्चे क्वार्टर है, वहाँ कपड़ों में देखो दुनिया लाइन की लाइन लग रही है। जब वहाँ 50 आदमी तो वहाँ 50 से ज्यादा क्यों है। बिल्कुल। आर्यन मलिक जी, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। एक सेकंड जी, लोगों को रोकना मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं, जिन पर अमल करने की और विचार करने की जरूरत है। जी, आर्यन मलिक जी, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अगर सब लोग मास्क लगा लेंगे, अब भी लगा लें, तो 21 दिन में कोरोना के केस सारे खत्म हो सकते हैं। 21 दिन में अगर हर एक आदमी, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं आर्यन मलिक जी। इसलिए सारा जोर, प्लीज सारा जोर हरियाणा सरकार ये कर दे, मास्क के ऊपर लगाने में कर दे। आप देख लें 21 दिन में एक भी केस नहीं रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है कि इस बड़े मुद्दे में हुई चर्चा के बाद सरकार को भी कुछ अच्छे सुझाव यहाँ पर मिले होंगे और लोगों को भी कुछ समझ में आया होगा कि इस वक्त कोरोना को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अनलॉक जरूर हुआ है, लेकिन कोरोना का डर आपके दिमाग से, आपके जहन से अनलॉक नहीं होना चाहिए। आपको अभी भी समझना पड़ेगा कि कोरोना का खौफ आज भी उतना ही है जितना कि पहले दिन था। इसी के साथ खबर फास्ट आपसे यही अपील कर रहा है कि आप अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखें। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।